बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लम्हा खबरिया में खुश आमदीद। मेरा नाम है केवान हामिद और मैं हूं नौशीन बुखारी। ख़वातीन हज़रात, एक और एपिसोड, एक और हफ़्ता गुजर गया, काफ़ी कुछ हुआ इस हफ़्ते के अंदर। उसी के हवाले से लम्हा खबरिया के अंदर हम डिस्कशन करेंगे, थोड़े खुले अंदाज में डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो सारी खबरें हैं, जो सारे मौज़ूआत हैं, उसके ऊपर जब हम डिस्कशन करेंगे तो जो एक्सपर्ट्स हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, उनको भी साथ साथ मदऊ करेंगे प्रोग्राम के अंदर। तो आज का सबसे पहला मौजू, नौशीन, वी हैव टू गो फॉर अ ट्रेजिडी वंस बिल्कुल, अगेन। सबसे पहले बहुत जो पहला मौजू होता है हमेशा सबसे अनफॉर्चुनेट होता है। एंड टर्की और सीरिया के अर्थक्वेक के हवाले से अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 20,000 अमवात अभी पेश हो तक चुकी हैं। इतलात मिल चुकी हैं और सबसे ज़्यादा जो मुश्किल में इस वक्त टर्की से ज़्यादा वो सीरिया है, क्योंकि टर्की के हवाले से तो बात जब हम करते हैं तो हमें मालूम है, आप में से जो लोग गए भी होंगे वहाँ पर, कि उनके हालात काफ़ी बेहतर हैं, ख़ुद कफ़ील हैं, उनको इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। जबकि सीरिया के हवाले से, शाम के हवाले से अगर हम बात करें तो वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों में बहुत चीज़ें जो है मुखल हो रही हैं। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो पाबंदियाँ हैं, वहाँ की जो सैंक्शंस हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर इमदाद नहीं पहुँच रही। और उसी सिलसिले में हम जो है वो बात करेंगे। आज हमारे जो मेहमान हैं अदील भट्ट साहब, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, टर्की में रिहाइश पजीर हैं, और वो टर्की के हवाले से और सीरिया में जो भी इमदादी कार्रवाइयाँ हैं उनके हवाले से हमारे साथ बात करेंगे। जी अदील साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जैसे जी अदील शबी साहब, जी सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि करंट सिचुएशन जो है, ख़ुद टर्की का अपना रिस्पांस तो हमने देखा, लेकिन टर्की के इर्द गिर्द के जो इलाके हैं और फिर दूसरी मुल्कों से इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं, उनकी क्या स्पीड है और अभी तक कितनी मज़ीद जो है वो आपको इमदाद मिलने की तवक्को है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपने भी जब जैसे बताया 100 घंटे से ऊपर हो चुके हैं और 20,000 से तकरीबन ज़्यादा जो है वो मुसद्दिक़ा इतलात हैं तुर्की में और सीरिया में वफ़ात की। रिलीफ के लिए जो है बहुत सारे ममालिक आ चुके हैं, काम हो रहा है, और सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड एरिया है वो हाताया का है और उसके गिरदोनवा का है और गाज़ियान्तब का है, जो तुर्की के हवाले से है। और जो सीरिया में है हालात इससे ज़्यादा बुरे हैं, बिल्कुल जैसे आपने बताया। वहाँ पे इमदादी जो 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 इंतज़ामात हैं ना होने के बराबर हैं। वहाँ के सियासी हालात का मसाइल है, वहाँ के बॉर्डर्स के मसाइल हैं। पाकिस्तान की हुकूमत और तुर्की में पाकिस्तान के जो कौंसल खाना है और जो सफारत खाना है, उनकी कोशिश और जद्दोजहद भी यही है कि ये इमदाद का जो सिलसिला है ये सीरिया तक पहुँचाया जाए। उसके लिए वो काम भी करें, मगर कामयाबी इतनी ज़्यादा अभी तक नहीं हो सकी है। यहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा काम किया है। खिदमत ट्रस्ट जो है वो लोग यहाँ आ चुके हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ मिलके काम शुरू कर दिया है, और उनकी जो लोकल टीम्स हैं पाकिस्तान से वो भी रवाना हो चुकी हैं। यहाँ के जो सफारत खार साहब हैं, यूसुफ जनेद साहब, वो खुद ज़ाती तौर पे इस काम में शामिल हैं। यहाँ के जो कौंसलेट है, जो यहाँ के नुमान एजाज जो यहाँ पे हैं, नुमान असलम साहब, वो ज़ाती तौर पे इसमें इन्वॉल्व हैं। जो इमदाद आ रही है उसको एयरपोर्ट से लेना, सही जगह पहुँचाना, लोकल कम्युनिटी की सपोर्ट करना, तालिब इल्मों को वहाँ से निकाला है इन्होंने। एक दिन के अंदर उनके सफरी डॉक्यूमेंट्स बना के पाकिस्तान भेजा है। हर तरह से यहाँ पे काम, जैसे आपने कहा, सब कुछ हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, मगर क़यामत बर्पा है। वफ़ात बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, अभी और ज़्यादा की इतलात हैं। और जो सीरिया के हालात हैं, समझ लें कि एक अजीब दास्तान है। वहाँ पे इसके मुकाबले में कोई इमदाद नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। पाकिस्तानी हुकूमत ज़ोर लगा रही है, टर्किश हुकूमत कोशिश कर रही है, साथ में सफारत खाने कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें वहाँ तक जाने के लिए कोई सहूलत मुहैया की जाए, कोई तरीक़ाकार वाज़ेह हो जाए इस सिलसिले में। पाकिस्तानी इमदाद के हवाले से थोड़ा आगाह कीजिएगा, किस तरीके से इमदाद दी जा रही है, कौन से फैक्शंस हैं जो इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, पाकिस्तानी हुकूमत कितना हिस्सा ले रही है, और ऑब्वियसली प्राइवेट लेवल पे कुछ सोशल एंड NGO ऑर्गेनाइजेशंस भी होंगी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी होंगी जो हिस्सा ले रही होंगी। फ़ौज की तरफ से किस तरह की इमदाद है, वहाँ किस तरह की ऑन ग्राउंड सिचुएशन है पाकिस्तान की तरफ से जो इमदाद दी जा रही है? पाकिस्तानी हुकूमती और प्राइवेट इमदाद को हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहला है पाकिस्तानी हुकूमत और फ़ौज का। सबसे पहला जहाज़ कुछ घंटे के अंदर पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से यहाँ पे लैंड हुआ था, जिसे यहाँ पे इस्तांबुल लैंड हुआ था। कौंसलर जनरल साहब नुमान असलम साहब ने उसको ज़ाती तौर पे जो है वसूल किया था, ज़ोर लगाया था और जल्दी उसको गाज़ियाबाद तक पहुँचाया गया था। उसके बाद 3 जहाज़ हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आए थे 1.5 दिन के अंदर अंदर। कौंसलेट कमला वहाँ मौजूद था, सफारतकार सफ़ीर साहब
یوسف جنید صاحب خود وہاں پہ ساتھ مسلسل وہاں پہ لگے ہوئے تھے. اگر آپ پاکستانی ایمبیسی یا کونسلیٹ میں جائیں تو آپ کو خود ایسا محسوس ہوگا کہ ایک ریلیف آپریشن کی جگہ بنی ہوئی ہے. ہر ایک عملے کا ہر ایک فرد اس میں شامل ہے. ان لوگوں نے اپنی تنخواہوں کا ایک بڑا حصہ امداد کے لیے دیا ہے، جس میں انہوں نے صرف پیسے ہی نہیں دیے، سامان بھی خود خریدا اور پہنچایا بھی ہے. دوسرے حصے میں جب ہم یہاں پہ آئیں گے تو یہاں مقیم اسٹوڈنٹس، یہاں کی کمیونٹی، اس کے ساتھ ساتھ خدمت ٹرسٹ یہاں پہ ہے جو آ چکے ہیں 3 دن پہلے. ان کی اپنی ٹیمیں اب آ رہی ہیں، مگر اس سے پہلے کا سارا انتظام انہوں نے یہاں پہ پاکستان کے نام سے اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے، وہاں پہ محمد عزیر صاحب ہیں، محمد انس صاحب ہیں، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے یہاں پہ خدمت میں عبداللہ شکور صاحب یہاں پہ ذاتی طور پہ آئے تھے. انہوں نے جو وسائل ہے، جو امداد ہے، پہنچانی شروع کر دی ہے. پاکستان پہلے 2 دن پاکستانی اسٹوڈنٹس کو وہاں جانے کے لیے اجازت نہیں دی. انہوں نے کہا جی پہلے لوگ بہت ہیں، ابھی آپ نام لکھوا دیں، بعد میں جائیں. مگر کل سے 12 سے زائد اسٹوڈنٹس وہاں پہ جا چکے ہیں اور امداد میں حصہ لے رہے ہیں، کھانا بانٹنے میں بھی، اور اس کے علاوہ جہاں پہ حادثہ ہے اس جگہ بھی موجود ہیں. ریسکیو 1122 جہاں پہ آئی ہے، ان کی سروس بہت زیادہ اس کی جو ہے اس کو مانا جا رہا ہے. یہ بھی حکومت کی طرف سے ہی اسے لیا جائے گا. ان لوگوں نے اب تک 3 لوگوں کو نکال لیا ہے جو 40 سے 50 گھنٹے تک اندر دبے ہوئے تھے. ان کو کافی سراہا جا رہا ہے. تیسرے حصے میں آ جائیں گے پاکستان کی وہ لوگ جو پاکستان میں بیٹھ کے اس کو آرگنائز طریقے سے کام کر رہے ہیں. ترکش ایمبیسی کو پاکستان میں نسٹ یونیورسٹی اور سہیل ساجد صاحب سپورٹ کر رہے ہیں. نسٹ کے اندر 3 دن پہلے ایک کیمپ لگ گیا تھا اور نسٹ کا ایک اکاؤنٹ کھل گیا تھا جہاں پہ فنڈز لیے جا رہے تھے. ایک دن کے اندر انہوں نے 50 لاکھ پاکستانی، $20,000 اور ایک ٹرک سے زیادہ امدادی سامان لیا اور اس کو حکومت کے حوالے کیا تاکہ وہ آ سکے. آج کی انفارمیشن کے حساب سے نسٹ کے وہ لوگ اور آئی سی ٹی مل کے 3 نئے مزید کیمپ لگا رہے ہیں جہاں پہ امداد کا سامان لیا جائے گا. اور آج جمعے کی نماز کے بعد فیصل مسجد میں انتہام وفات ہونے والے لوگوں کے لیے غائبانہ نماز جنازہ کا بھی انتظام ہے. عدیل صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ وہاں پر پاکستانی کمیونٹی بہت زیادہ ہے، جس علاقے میں زلزلہ ہے نمبر 1 ہمیں یہ بتائیے گا کہ کیا وہاں پر بھی زیادہ تر پاکستانی آباد تھے، اور اگر آباد تھے تو پاکستانی ایمبیسی کو کیا اطلاعات ملی ہیں کہ وہاں پر کتنے لوگ جو ہیں پاکستانیوں کے حوالے سے ان کے پاس شہادتیں جو ہیں ان کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، اور اس سلسلے میں پاکستانی کمیونٹی کا وہاں پر کیا کردار ہے؟ جو پاکستانی کمیونٹی ہے زیادہ تر بڑے شہروں میں آباد ہیں، جس میں استنبول، انقرہ، ازمت اور ایسے علاقے شامل ہیں. جو علاقے اس زلزلے سے متاثر ہوئے ہیں وہاں زیادہ تر پاکستانی کمیونٹی آباد نہیں ہے. کچھ اسٹوڈنٹس وہاں پہ جو ہے وہ تعلیم لے رہے تھے اور کچھ دوسرے پاکستانی وہاں پہ رہائش پذیر تھے. جو اسٹوڈنٹس وہاں پہ جنہوں نے مدد کے لیے بلایا تھا غازی انتب سے، پاکستانی ایمبیسی نے 19 اسٹوڈنٹس کو اسی دن وہاں سے ایویکویٹ بھی کر لیا تھا، جن میں سے 16 اسٹوڈنٹس پاکستان جانا چاہتے تھے. اسی دن پاکستانی ایمبیسی نے ان کے سفری ڈاکومنٹس بنا کے انہیں پاکستان واپس بھیج دیا تھا. جو اسٹوڈنٹس وہاں سے پاکستان جانا نہیں چاہتے تھے ان کو استنبول شفٹ کر دیا گیا تھا، اور ان کی رہائش اور دوسری سہولیات کے لیے پاکستانی کونسلیٹ یہاں پہ ان کی امداد کر رہا ہے. تو اس وجہ سے ہم لوگ پاکستانی عام شہری اور پاکستانی اسٹوڈنٹس کا یا ٹورسٹ کا وہاں پہ سمجھتے نہیں کہ کوئی ایسی اطلاع آئی ہو جس میں خدا نخواستہ ان کی وفات ہوئی ہو یا زیادہ زخمی ہوئی ہو. صحیح. عدیل بٹ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کے لیے، لمحہ خبریہ کے لیے، K2 ٹیلی ویژن کے لیے. بہت بہت شکریہ ونس اگین ساری سچویشن سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے. آن گراؤنڈ جو سچویشن ہے اس حوالے سے نوشین، اگر ہم دیکھیں گورنمنٹ کی لیول سے، اسپیشلی پرائم منسٹر صاحب نے جو پہلے اناؤنس کیا، جس پہ بڑی کرٹیسزم بھی آئی کہ اے پی سی ابھی ہولڈ کریں، ہم نے وزٹ کرنا ہے. اگلے دن پھر اناؤنسمنٹ آئی کہ نہیں، وزٹ بھی ہمارا کینسل ہو گیا. امبیرسنگ ٹو سم ایکسٹینٹ. وہ اس کی اطلاعات جو ہمارے پاس جو موصول ہوئی ہیں وہ یہ تھیں کہ وہاں سے انڈیا یہ آیا تھا کہ ابھی ہم لوگ اپنے ہی سے کہتے ہیں نا، ہمیں تو اپنی پڑی ہوئی ہے، تو ہم وہاں پر سیکیورٹی پروٹوکولز اور وہ ساری چیزیں ابھی افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ ظاہری بات ہے کتنے بڑے ملک کا وہ تو ہمیں بڑا ہی سمجھتے ہیں. تو سربراہ آ رہا ہے، تو اس رسپانس کو کافی حد تک ڈینائی بھی کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، فیس سیونگ کے زمرے کے اندر ڈال کے کہ وہاں سے کچھ ایسا نہیں آیا، وہ اپنی مصروفیات اور اپنی کچھ لیکن پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ نے ایٹ دا فرسٹ پلیس کیوں ڈیسائیڈ کیا اور اناؤنس کیا کہ اس وقت پہ وہاں جانا اور پھر وہ ایک پریشر ڈالنا پروٹوکول کا اور ایک چیز کے اندر جسٹ فار دا سیک آف سالیڈیرٹی. آپ ہیلپ کر رہے ہیں، امداد دے رہے ہیں، یہاں سے دے رہے ہیں. ایگزیکٹلی یہاں سے ہماری ٹیمز گئی ہیں، امدادی ٹیمز گئی ہیں. سب سے پہلا رسپانس جو گیا تھا پاکستان کی طرف سے گیا، تو میرے خیال سے اتنا ہی کافی تھا. وہی بات ہے کہ اگلے پہ بوجھ بننے والی بات ہے. آپ نے فون پہ معذرت ان سے تعزیت کر لی، وہ کافی ہے. لیکن اس کے اوپر نوشین آپ کو لگتا نہیں کہ تھوڑی بہت ڈرٹی پالیٹکس بھی ہوئی ہے
کیونکہ دوسری سائڈ پہ اے پی سی کا جو ایک ہونا تھا, جو کانفرنس ہونی تھی آل پارٹیز کانفرنس, اس کی کافی خبریں چل رہی تھیں, وہ بھی ہمارے ملک کے لیے, ہمارے ملک کی سیکیورٹی کے لیے آفٹر دا پشاور بلاسٹ اٹ واز اے ناٹ پوسٹ پرائرٹی. اس کو ڈیلے کیا گیا, پھر وہ بھی ڈیلے ہو گیا, ابھی بھی اے پی سی کا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ شاید ان کو اے پی سی کا رسپانس اچھا نہیں آیا ہوگا تو اس سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے وزٹ پلان کر لیا گیا, یا پھر شاید پی ٹی آئی کی طرف سے رسپانس آ گیا کہ وہ آنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ بھی ایک وہ بھی بیک فائر کر کی چیز کی, یہ تو غلط ہو گیا, یہ تو آ رہے ہیں, تو انہوں نے پھر وہ ڈیلے ٹیکٹکس یوز کرنی شروع کر دی. آئی وڈ کال اٹ ڈرٹی پالیٹکس. اس کو میں ڈرٹی پالیٹکس اس لیے کہوں گا کیونکہ یہاں لوگوں کی جانوں کے ساتھ ایگزیکٹلی آپ اس کو کیش کرا رہے ہیں, اپنے اپنے نمبر بنا رہے ہیں, اپنی پارٹی کو جو ہے وہ اونچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ وقت ہم پر بھی آ سکتا ہے اور ہم پر آیا ہوا ہے. یہ وقت ہم پہ بڑا کڑا وقت تھا, پورا پاکستان اس کے جو ہے وہ لپیٹ میں آیا تھا. 2005 کا جو زلزلہ آیا تھا تو اس میں سب لوگ اکٹھے کھڑے ہو گئے تھے. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ سب نے فوراً سے کانفرنس, پہلی چیز سے یہ بلائی گئی تھی, ہنگامی صورتحال جو ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی, اس میں سب پارٹیز کو اکٹھا کر کے پہلی بات یہ کی گئی تھی کہ ڈفرینسز اسائڈ پہلے ہم نے ملک اور قوم جو اس وقت خطرے میں ہے, مشکل میں, اس کو مشکل. And another very alarming statement I would say from the Prime Minister کہ ہم ٹرکی سے لون نہیں مانگیں گے اس سچویشن کے اندر. ہو سکتا ہے کہ وہ دے بھی سکیں, وہ دینے کے قابل ہوں ہمیں, لیکن یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں, یہ اسٹیٹمنٹ دے کے نہیں, ہم ٹرکی پہ بوجھ نہیں بننا چاہتے, اس لیے ہم ٹرکی سے لون نہیں مانگیں گے. ہم دینے کی سچویشن میں تو نہیں ہے, لیکن ہم جو لینے کی سچویشن میں تھے وہ بھی نہیں کریں گے. I mean that is something شاید پبلکلی اسٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت نہیں. مجھے لگتا ہے ان کی اسٹیٹمنٹس پلانڈ نہیں ہوتی. ان کے پاس کوئی, یا تو لگتا ہے کہ کمیونیکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں تھوڑی سی ویکنس ہے, اس کو تھوڑا سا اپ گریڈ کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ ایک اسٹیٹمنٹ ایسی آئے کہ جو سالڈ ہو, اس پہ مذاق بھی نہ بنے ملک و قوم کا. اور خود اپنے لوگ ہمارے اتنے آج کل ویل اویئر ہیں کہ آپ کے منہ سے ایک پھلجڑی نکلنے کی دیر وہ پکڑ لیں گے اور اس پر آپ کی جو ہے وہ سرزنش ہوگی. تو میرے خیال سے ان کے کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ بس ہوا میں تیر نہ اڑائیں, پراپر بیٹھ کے پہلے آپس میں دیکھیں کہ بات کیا کہنی ہے اور ہو کیا رہا ہے, اس کی انفارمیشن دیں. یہ نہیں کہ ابھی فیوچر میں ہم نے کچھ کرنا ہے تو ہم سوچ رہے ہیں, اس کو پہلے ہی آپ سوشل میڈیا پہ بھی لگا دیں اور مین اسٹریم میڈیا پہ بھی, اینڈ پھر بعد میں اس کی جسٹیفیکیشن دیتے رہیں. خیر یہ تو ہماری طرف سے ایک مشورہ تھا, لیکن ہم تھوڑا سا آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے میرے خیال سے ہم نے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک پہ جانا ہے. عروج پہ ہے ابھی, ایک جو ہے وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا, دوسرا آ جاتا ہے. مسئلہ تو نہیں کہیں گے ہم ان کو, پارٹیز کی جو ہے وہ آپس کی جو ہے وہ چپکلش بولیں گے. آج کل ایک بڑا ہاٹ ٹاپک ہے اور وہ یہ ہے عمران خان کی نااہلی. آف آل دا ریزنز انہوں نے ایک چیز جو ہے وہ جس میں نکالی ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹیرین وائٹ کا کیس چل رہا ہے وہ ابھی تک مبہم ہے, ابھی تک اس میں شکوک و شبہات ہیں, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس چیز کی بنیاد پر جو ہے عمران خان کو مکمل طور پر نااہل قرار دینے کے اوپر تلی ہوئی ہے. تو ہم اس سلسلے میں بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ جناب زرار کھوڑو صاحب. ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو. جی زرار صاحب, آپ اس بارے میں کیسے کامنٹ کریں گے, اور آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے باتوں پر کسی شخص کو, کسی پارٹی کو نااہل قرار دینا وہ جائز بنتا ہے؟ ہاں, اب دیکھیں, پہلے تو ہم یہ اچھی طرح سے جان لیں کہ یہ وہی ملک ہے جس میں میاں نواز شریف کو ایک ان ریسیوڈ سیلری کے نہ ریسیو کرنے کو ایسے ڈکلیئر کیا گیا بیکس لاء ڈکشنری کے تحت, اور ان کو نااہل کیا گیا. تو ہونے کے لیے تو یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. کیا ایسا ہونا چاہیے؟ نہیں, میرا نہیں خیال. دیکھیں, پہلے ہمارے پاس ہوتی تھی 58(2)B, پھر اب ہم لائے ہیں یہ 64A صادق اور امین, اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ڈیفینیشن ہے مکمل طور پر آربیٹری ہے. اب نااہلی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, یہ تو جی میرے ہاتھ میں یہ فیصلہ نہیں ہے, نہ ہی آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے. جن کے ہاتھوں میں یہ فیصلہ ہے وہ جانتے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا, کیونکہ اگر پوری جو اسٹریٹجی یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کو فکس کیا جائے یا کٹ ڈاؤن ٹو سائز کیا جائے, اور یہاں پر میں ان کی پالیٹکس پر کامنٹ نہیں کر رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی جو اپروچ ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے, میں پرنسپل کی بات کر رہا ہوں. اگر ان کو ہٹایا بھی جائے, اگر ان کو نااہل کیا بھی جائے, تو کیا ان کی مقبولیت ختم ہو جائے گی؟ میرا نہیں خیال. اور اگر یہی آپ نے طریقے استعمال کرنے ہیں کہ کسی طرح بس یہ پارٹی ختم ہو جائے یا الیکشنز ڈیلے کرتے رہیں, تو یہ ایک انتہائی خطرناک اور بند گلی کی طرف ہم جا رہے ہیں. بل جا کیا رہے ہیں, ہم ابھی بھی اس بند گلی میں ہی ہیں. اور حکومت کے سامنے جو اس وقت جو چوائس ہے وہ ان کا خیال ہے کہ جی اچھا, مسئلہ یہ ہے اس وقت پہ کہ جتنا آپ الیکشن کو ڈیلے کرائیں گے اتنے مسئلے بڑھتے جائیں گے, جتنے مسئلے بڑھتے جائیں گے اتنا ہی یہ چاہیں گے کہ الیکشن کو ڈیلے کیا جائے. تو اس کو یہ وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کیچ 22 سچویشن.
ज़रा खास तौर मैं पर जानना चाहूँगा कथा कलामी के लिए माजरत, इलेक्शन के डिले से जो मौजूदा हुकूमत है, जो PDM है, उसको किस तरह के फ़वाइद हैं, किस तरह उनके ऑब्जेक्टिव्स किस तरह पूरे होते हैं, हाउ डज द डिले वर्क इन देयर फेवर, इसमें क्लैरिटी It की does बड़ी ज़्यादा not. ज़रूरत है। Sir, it does not. ये पैनिक है, ये पैनिक है। क्योंकि मेरी राय में, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, पॉलिटिकल कैपिटल है वो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के से ज्यादा तेजी से गिर रही है। ठीक है, हम तो 2.9 बिलियन डॉलर्स पर आ गए हैं ना फॉरेक्स रिजर्व्स की। उनका तो कंगाल हो गए हैं ना इस वक्त पॉलिटिकली, मोर और लेस। तो वो इस उम्मीद पर, और उम्मीद बड़ी जालिम चीज होती है ना जी, हकीकत को आप नहीं देखते, आप बस उम्मीद पर ही बैठे रहते हैं। मेरा ख्याल है वो उम्मीद पर बैठे हुए हैं कि कोई मुआवजा होगा, किसी तरह से स्टेबिलिटी आएगी, कोई डंडा चलाएगा और हो सकता है हमारा कुछ बन जाए। आप सिर्फ इसाक डार साहब की स्ट्रेटजी को देख लें, ठीक है। हम कह सकते हैं, मेरा ख्याल है कि इसमें हम मुत्तफिक हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान के जो 3 बड़े मसले हैं उसमें आई थिंक के साइड सैर फहरिस्त इकोनॉमी है, मेरी राय में। ठीक है, आप नंबर 2 उसको ले लें, नंबर 3 ले लें, जो भी ले लें। डार साहब की साथ स्ट्रेटजी तो देखिए यार, मिफ्ता इस्माइल साहब को आपने जलील करके निकाला क्योंकि आपने अपने समधी को अपॉइंट करना था। लेट्स बी रियल अबाउट इट ना, वो आपके करीब होता है, वो आपके कानों में बात कर रहा होता है मियां साहब के 24 घंटे, तो आपने कहा कि ठीक है जी इसको बना देते हैं। मरियम नवाज शरीफ ने पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया मिफ्ता इस्माइल को, हर ट्वीट पर मिफ्ता लुक इनटू दिस, मिफ्ता लुक इनटू दिस। जैसे मैं अपने घर वाले को कहूं कि घर आते हुए 6 किलो दही ले आना, मतलब इस लेवल की बातें हो रही थी। फिर डार साहब आते हैं। डार साहब भी वाइल मिफ्ता इस्माइल वाज फाइनेंस मिनिस्टर, उनको पब्लिकली सैबोटाज करते थे मुख्तलिफ टॉक शोज में, एक पूरी मुहिम चली थी, मुझे पता है। फिर डार साहब आते हैं और वो कहते हैं ओए IMF, मैं आंखों में आंखें देखकर IMF से बात करूंगा। आपने देख लिया है ना क्या हाल है। तो अगर ये उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग है तो हम क्यों समझ रहे हैं कि उनकी पॉलिटिकल प्लानिंग इससे बेहतर होगी? नहीं है कोई प्लानिंग जी, सामने नजर आ रहा है, वाजे है। इनका ग्राफ नीचे ही जाता रहेगा, जितने हटकंडे इस्तेमाल करेंगे उससे मजीद ग्राफ नीचे ही जाएगा। ऑल कम्स डाउन टू द पॉपुलैरिटी ग्राफ। जब तक इनका पॉपुलैरिटी ग्राफ ऊपर नहीं जाता किसी वजह से, जब तक इमरान खान का नीचे नहीं आता, तब तक डिले करने का इरादा रखते हैं जी। और जितना डिले करेंगे उतना ही पॉपुलैरिटी ग्राफ नीचे जाता रहेगा। तो बड़ी मजेदार सिचुएशन है जी। इसमें मेरा ख्याल है कि सबसे अच्छी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही। हाँ, सिंध महफूज है, उनको पता है कि जी हमारे घर में तो आके हमें कोई चैलेंज नहीं कर सकता। नून लीग के साथ तो वाकई बहुत बुरा हुआ है, और जिसकी कोई एक्सटर्नल फोर्स को आप ब्लेम नहीं कर सकते। आज आपने शायद कैप्टन सफदर का इंटरव्यू सुना हो ARY पे जो चला है, तो बड़ी मजेदार बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी हमने अपने ही बयानिया के साथ ज्यादती की, और वो वोट को इज्जत दो वाले बयानिया की बात कर रहे थे। मेहताब अब्बासी साहब का आप कल का बयान सुन लें, तो मतलब कि जो बातें पार्टी के अंदर होती थी ना बंद दरवाजों में, हर पार्टी में इख्तलाफ होता है, दरबारी पार्टियों में भी, और ये तो एक बहुत ही दरबारी पार्टी है। वो इख्तलाफ अब आपको सामने नजर आ रहा है। तो व्हेन दैट हैपेंस ना जी, इसका मतलब है कि आपके घर के अंदर बहुत बड़े मसले हैं। और मुझे तो लग रहा है, और अगेन हो सकता है कि मैं गलत हूं, मुझे तो लगता है कि नून लीग ने अपने जो घरेलू मामलात है ना उनको प्रायोरिटाइज किया है ओवर देयर पॉलिटिक्स। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं। हमजा शहबाज कहाँ है आजकल? उनकी शक्ल देखी है आपने? नहीं ना। उनको जिस तरह कुर्बानी का बकरा बनाया था नून लीग ने ये पंजाब के CM बना के, जितनी भी वो 2-3 घंटे जितने भी CM रहा है, उसके बाद तो यार आपने उनका तो पता काट दिया ना। और आपको पता है कि नून लीग में हमेशा एक ये बज़ाहिर या स्पेक्यूलेटेड कॉन्फ्लिक्ट रही थी कि जी देखिए शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि जी मियां साहब मेरी बारी भी तो आएगी ना कभी। अच्छा, बारी आ गई है। हमजा शहबाज को आपने डिस्क्रेडिट कर दिया है, मरियम नवाज शरीफ को आपने पार्टी की रेंज दे दी है। वो एक अलग बात है कि पार्टी बचेगी या नहीं बचेगी, लेकिन आपकी बादशाहत तो बच जाएगी पार्टी के अंदर। मुझे तो यही लग रहा है, टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट। सही। ज़रार साहब, यहाँ पे हम बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन देखते हैं कि इमरान खान साहब बजाय इन एलिगेशंस को अप्रूव या डिसअप्रूव करने के, उन्होंने एक और बात कह दी, और उन्होंने कहा जी कि जेल भरो तहरीक स्टार्ट कर रहे हैं हम। यानी देखने में ये लग रहा है कि जैसे उनको इस बात की कोई परवाह नहीं है कि अगर वो वाकई इस बात पर नाअहल हो गए, उनकी पार्टी नाअहल होगी। उन्होंने एक और जो है वो बात कह दी है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, और आपको लगता है कि उनकी पार्टी इस बारे में उनका साथ देगी, इस बात पर उनका साथ देगी, और ये तहरीक किस हद तक कामयाब होगी?
دیکھیے بیوی مطلب ہر روز میں جب صبح جاگتا ہوں نا تو میں اعلان کرتا ہوں کہ آج میں سگریٹ کم پیوں گا, آج سے میں نے ورزش بھی شروع کرنی ہے, واک بھی کرنی ہے. جب تک میں کروں گا نہیں تو کچھ فائدہ تو نہیں ہوگا نا. تو دیکھیں ایک چیز اناؤنس کرنا ایک چیز ہے, ایک چیز کو کرنا ایک اور چیز ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, جب یہ اعلان کیا تھا خان صاحب نے کہ جی پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیز کو ڈیزالو کریں, کسی نے مانا, کسی نے نہیں مانا, میں نے تو نہیں مانا. چودھری پرویز خود کہہ رہے تھے کہ جی ایسا نہ کریں. تو جب خان صاحب نے اپنا ذہن بنا لیا ہوتا ہے نا تو وہ آئیں بائیں شائیں نہیں دیکھتے, وہ لیفٹ رائٹ نہیں دیکھتے, ان کے کان بند ہو جاتے ہیں, وہ کسی کی نہیں سنتے, انہوں نے وہی کرنا ہوتا ہے جو کرنا ہوتا ہے. اچھا اگر آپ اس کو ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی کے طور پر دیکھیں تو اس کو میں ایک پری ایمپٹیو اسٹرائک کہہ سکتا ہوں کہ جی اچھا آپ مجھے نائل کرنے والے گے, اس سے پہلے ہم یہ مہم چلا دیں گے. اور خان صاحب ماہر ہیں اس بات میں کہ کچھ بھی ہو رہا ہو وہ کہیں ایک نئی چیز چلا دیں گے. کیونکہ دیکھیں پاکستان کی جو آج کل جو پاکستان کی جو سیاسی اسٹاک مارکیٹ ہے نا, اس میں جو پہلی بولی ہوتی ہے نا وہ خان صاحب کی ہوتی ہے. مطلب وہاں سے آپ کی ریٹ سیٹ ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ وہ کچھ کہتے ہیں, باقی سب ریاکٹ کرتے ہیں, پھر تمام میڈیا چینلز پر ان کے ہی ہیڈ لائنز, ان کے ہی بیانات گردش کر رہے ہوتے ہیں نا, چاہے کچھ بھی ہو. یہ بات آپ ان کی سیاست کے ساتھ بالکل اگری کریں, ڈس ایگری کریں, وہ آپ کی ذاتی رائے ہے, لیکن ایک چیز ماننی چاہیے کہ ہی از اے ماسٹر آف وپنگ اپ پولیٹیکل مومنٹم. اس طرح سے نا وہ ریئیکٹ کرتے ہیں اور آپ ریئیکٹ کرتے ہیں. اور جنگ میں اگر جنگ کا ایک اصول ہے کہ جو ایکٹ کرتا ہے زیادہ تر وہی جیتتا ہے. اب وہ ایک الگ بات ہے کہ کیا یہ جنگ کسی اصول کے تحت لڑی جا رہی ہے یا پھر آپ نے کوئی بھی طریقہ استعمال کرنا ہے. دیکھیں کبھی نہ کبھی تو آپ کو انتخابات کرانے ہی ہوں گے نا. اور یہ جو آج کل بات چل رہی ہے نا کہ جی دیکھیں جی ہماری معیشت تباہ ہوئی ہے, بالکل ہوئی ہے, ہماری سیکیورٹی چیلنجز ہیں, بالکل چیلنجز ہیں, اب اس صورتحال میں ہم الیکشن کیسے کرائیں. تو میں آپ کو ایک سینیریو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. فرض کریں کہ آپ کے معاشی معاملات کبھی بہتر نہیں ہوں گے. فرض کریں کہ تاحیات آپ کے ملٹری آپریشنز اور ٹیررزم چلتی رہے گی, تو پھر کیا انڈیفینٹ اسٹیٹ آف ایمرجنسی, انڈیفینٹ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ. یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے پاکستانی سیاست کی کہ میں تو کہتا ہوں کہ ہر سیاستدان کو ہمیشہ اپوزیشن میں ہونا چاہیے, کیونکہ جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں, بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے یار. ہیومن رائٹس, فریڈم آف میڈیا, یہ جو نیب قوانین ہیں, انتقامی سیاست, یہ سب کچھ رکنا چاہیے. لیکن جیسے ہی وہ اقتدار میں آتے ہیں تو وہ وہی چیزیں کرتے ہیں. جناب صاحب یہ اپوزیشن کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے تو یہاں میں ایک اور وہ تھیوری لانا چاہوں گا, ایک کنسپیریسی تھیوری بنی ہوئی ہے کہ دس واز دا پرفیکٹ ٹائم فار پی ٹی آئی ٹو بی ان دی اپوزیشن, کیونکہ حالات معاشی خراب ہونے تھے اور یہ اچھا تھا ایک طریقہ پی ایم ایل این کا بھی پتہ کاٹنے کے لیے اور بالکل ہی ان کو ختم کرنے کے لیے ان کی پاپولیرٹی, بیکاز دس واز دا ورسٹ ٹائم فار دیم ٹو بی ان پاور ایز ویل. تو یہ ایک لحاظ سے سم آف دی ادر ٹو گڈ ٹو بی ٹرو ایک ٹائمنگ نظر آ رہی ہے جس میں پی ایم ایل این کا اسی وجہ سے پاپولیرٹی گراف نیچے بھی جا رہا ہے. اور اگر پی ٹی آئی اس وقت پہ ہوتا حکومت کے اندر اور خان صاحب اگر پرائم منسٹر ہوتے تو ان کا پاپولیرٹی گراف صحیح معنوں میں افیکٹ ہو سکتا تھا. سو دس واز اے پرفیکٹ ٹائم فار پی ٹی آئی ٹو بی آؤٹ آف گورنمنٹ. اچھا اگر مطلب آپ نے کنسپیریسی تھیوری کا لفظ استعمال کیا تو کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سب ایک چال تھی خان صاحب کی پاپولیرٹی کو ریوائیو کرنے کی؟ مطلب میں آپ کو سوال نہیں سمجھ رہا. نہیں میں سوال تو کرنا ہی نہیں چاہ رہا اس کے اوپر بیکاز وہ ایک باعث تو بالکل واضح ہو جاتا ہے, لیکن آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ ڈز اٹ ناٹ لک لائک سچ اے سچویشن کہ جب تک یہ اکنامک لیول پہ حالات بہتر نہیں ہوتے تب تک خان صاحب کا آنا میرے خیال سے اتنا ہے بھی نہیں صحیح یار. مطلب دیکھیں اوکے, تو اب آپ کی تھیوری کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ چیز تو آتی ہے کہ اگر آپ فروری یا مارچ 2022 میں جائیں, ہاں مجھے پتا ہے بہت وقت گزر گیا ہے, پورا سال گزر گیا ہے, لیکن اس وقت خان صاحب کا گراف کافی نیچے جا رہا تھا, پھر ایک دم اس کے بعد ریوائیو ہوا. میں زیادہ تر کنسپیریسی تھیوریز میں یقین نہیں کرتا, میں یقین کرتا ہوں کیوس میں, کہ کبھی کبھی یار اچھے خاصے بندے بھی پاگل فیصلے کر لیتے ہیں. اور یہ میرا خیال ہے کہ انسانی فطرت ہے یہ. آئی تھنک کہ بندے سے دیکھیں ہم یہ نہ کبھی رول آؤٹ کریں نا کہ کبھی کبھی بہت بڑی مس کیلکولیشنز بھی ہو جاتی. مطلب دیکھیں خان صاحب نے تو ہر کوشش کی تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح پاور میں رہے. ہمیں یاد نہیں ہے کہ وہ جو عجیب و غریب چیز پیش کی گئی تھی نیشنل اسمبلی میں کہ کیونکہ یہ ایک امریکن سازش ہے, چنانچہ جو لوگ اس سازش میں ملوث ہیں, مبینہ سازش میں, وہ غدار ہیں. تو یار انہوں نے تو ہر کوشش کی نا کہ یار کسی طرح پاور میرے ہاتھ میں رہے. سو آئی ڈونٹ بلیو کہ یہ کوئی بہت لمبی کوئی پلاننگ تھی.
मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ बेवकूफ लोगों के बेवकूफ फैसले थे, और बेवकूफ लोगों की कोई कमी नहीं है यहाँ पर सर, या पूरी दुनिया में। कभी बेवकूफी को रूल आउट ना करें। ज़रा फरूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, K2 टेलीविजन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर इनसाइट विद अस, एंड बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हुई ज़रा फरूर साहब के। नॉट अ वेरी कन्वेंशनल तरीके से उन्होंने तज्जिया नहीं किया चीज़ों के हवाले से, काफ़ी चीज़ें खुल के भी सामने आई हैं जो शायद इतना ज़्यादा टीवी पे डिस्कस हो भी नहीं रही है। बिल्कुल, हर किसी का कोई ना कोई कहीं किसी न किसी जाविये से अपने आप को बचाना जो है वो साफ वाज़ेह हो रहा होता है कि मैं कोई ऐसी बात ना कह दूँ कि वो लाइमलाइट में आ जाए, जैसे कहते हैं ना पॉलिटिकल करेक्टनेस। पॉलिटिकल हाँ, तो वो ज़रार साहब ने तो अपने खुल के दिल की बात की है, जो कि समझ भी आती है, हकीकत भी कुछ इससे ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं लम्हा खबरिया। हमने सियासत की बात कर ली, बैनुल-अक़वामी सतह पे क्या चल रहा है उसकी भी गुफ्तगू कर ली, हमने माशी हालात की भी बात कर ली, हमने ये सारी जो मेजर हेडलाइंस होती हैं उनको कवर करने की कोशिश की है। लेकिन सबसे बड़ी हेडलाइन है PSL आजकल पाकिस्तान के अंदर। जहाँ क्रिकेट होती है वहाँ वो हेडलाइन बन ही जाती है, लेकिन कभी कभार नौशीन वो क्रिकेट के अलावा भी हेडलाइंस बन जाती हैं और क्रिकेट के अलावा भी कुछ ज़ेर गुफ्तगू आ जाती हैं चीज़ें। सबसे पहले तो मैं मेंशन करता हूँ चलो कि PSL की जो ट्रॉफ़ी रिवील हुई है कल, ज़रा डिफरेंट अंदाज में हुई है, एंड ओनर्स भी थे फ्रेंचाइजेस के, और कुछ कप्तान भी थे, शुएब मलिक भी थे उधर, एंड उसके अलावा शाइना अफरीदी भी थे। ट्रॉफी बड़ी खूबसूरत है, फुल ऑफ डायमंड्स, माशी हालात बहुत अच्छे हैं हमारे, एंड उसको देख के लगता नहीं है कि ज़्यादा PSL एक वाहिद इस वक्त एक इवेंट है जिसको देख के लगता ही नहीं कि पाकिस्तान के हालात खराब। बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये वाहिद एक ब्रांड बन चुकी हुई है, हमारी जो पहचान है पूरी दुनिया में, और इसके ऊपर से मेरे ख्याल से अच्छा सा पैसा कमा सकते हैं। हमारे जो वो हैं डार साहब, उनको कुछ सीखना चाहिए हमसे। इन्वेस्टर्स भी इसी की वजह से आ रहे हैं, क्लाइंट्स भी इसी की वजह से PSL के थ्रू, एंड फॉरेनर्स भी इसी की वजह से आ रहे हैं। सिक्योरिटी का जो एक परसेप्शन भी देना होता है, हम इस तरह की एक्टिविटी करा के बहुत स्ट्रॉन्ग परसेप्शन ग्लोबल लेवल पे भी दे सकते हैं कि वी गॉट फॉरेनर्स कमिंग। और फिर मज़े की बात है कि अगर ग्लोबल लेवल से उस तरह का रिस्पांस नहीं भी आता, हमारे अपने ही लोग बहुत हैं, पहुंच जाते हैं, खचाखच स्टेडियम्स भर जाते हैं। अभी कोयटा में देखिए जो इफ्तिताही मैच हुआ, पूरा स्टेडियम जो है वो खचाखच भरा। वर्क्स वेरी पॉजिटिवली फॉर द ऑप्टिक्स ऑफ अ कंट्री इंटायरली, कि जिन इलाकों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ तो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, वहाँ पे इस तरह का इवेंट इतनी ज़्यादा तादाद में लोगों के साथ जब करवा लें, वहाँ के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो जगह कोई इतनी सिक्योर नहीं है और बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है। लाइक सिक्योरिटी से ज़्यादा है कि वहाँ पे पहुँचना आसान नहीं है। अभी कुछ उसका हिस्सा ज़ेर तामीर भी है, लेकिन लोगों ने कहा कि हमें इस बात की परवाह नहीं है, बहुत अरसे के बाद एक पॉजिटिव इस तरह की एक्टिविटी हो रही है तो हम जाएंगे, और पूरा स्टेडियम जो है वो भरा हुआ था। तो यहाँ से हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि इस तरह की एक्टिविटी से भी हमारी माशी सूरत हाल जो बेहतर हो सकती है। बिल्कुल, स्पीकिंग ऑफ पॉजिटिव एक्टिविटीज़, व्हेन यू कम टू द इंडिविजुअल लेवल, द प्लेयर्स, और भी बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं। हमारे अपने इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो है शादाब खान, उनकी अभी रिसेंटली शादी हुई है, एंड उनकी शादी को भरपूर तरीके से अटेंड किया है उनके मीडिया मैनेजर और हमारे अपने ज़ुखरुफ खान ने। एंड ज़ुखरुफ हमारे साथ फ़ोन लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ज़ुखरुफ। जी अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। वेलकम टू पाकिस्तान ज़ुखरुफ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपका सफ़र अच्छा गुजरा। आप आए हैं बहुत खुशगवार इवेंट के अंदर, सीधा सीधा आपने अपनी हाज़िरी दी है। बताइए, शादाब खान को सबसे पहले हमारी तरफ से मुबारकबाद देंगे। ऑब्वियसली वी आर पार्ट ऑफ द फैमिली इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड K2 टेलीविजन, तो हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और बताइए, अब शादी तो हो गई, इसके बाद क्या तैयारियाँ हैं PSL की? बस जी तैयारियां ये हैं, सबसे पहला हमारा प्लान है कि बस अभी हम टीम को मूव कर रहे हैं कराची, और आज शाम को इंशाल्लाह हम कराची पहुंच जाएंगे और कल से हमारा कैंप स्टार्ट हो जाएगा। कल हमें न्यूली वेड कैप्टन जो हैं वो भी ज्वाइन कर लेंगे इंशाल्लाह, और जो हमारी ट्रेनिंग का सिलसिला है वो कराची में स्टार्ट होगा। फिर 16 फरवरी को हमारा पहला मैच कराची में ही है। सही है। अच्छा, तैयारियों के वजह से टीम में जो चेंजेस आए हैं उस पर भी थोड़ा बहुत हाईलाइट कीजिए। कौन से चेंजेस हैं, और जो शायकीन हैं, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैंस हैं, वो किन चीज़ों की तरफ ज़्यादा इस वक्त फोकस करें? देखिए, फैंस सबसे ज़्यादा इस बात पे एक्साइटेड हैं कि हमारे इस मरतबा जो 50% मैचेस हैं, यानी 5 मैचेस 10 में से पिंडी में है, और ये हमारा होम ग्राउंड है। 2019 में भी जब यहाँ पे ये टूर्नामेंट हुआ तो उस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारे 5 मैच जो है वो बारिश की नजर हो गए, और उस टूर्नामेंट में हमारी कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उस तरह से सामने नहीं आ सकी। लेकिन इस मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें बहुत सेटल डाउन हैं, चीज़ें बहुत अच्छी हैं, टीम बहुत अच्छी बन गई है, और उम्मीद करते हैं जो हमारे फैंस हमारा पिंडी स्टेडियम में इंतजार कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनको बिल्कुल मायूसी नहीं होगी। ज़ुखरुफ साहब, हम देख रहे हैं कि शादी सीज़न फुल ऑन ज़ोरों पे है। हमारे प्लेयर्स जो हैं उनमें से ज़्यादातर ने इस फ़र्ज से अदायगी जो है वो PSL से पहले मुनासिब समझा कि शायद फोकस्ड होकर वो
PSL पे तवज्जो दें. हाउएवर मैं चाहूँगी कि आप इस बात पे कमेंट करें. शाहीन आफरीदी का भी पिछले दिनों निकाह हुआ बड़ी धूमधाम से. अवाम ने भी बड़ा पुरजोशी के साथ उस चीज़ का जो खैर मकदम किया और सोशल मीडिया पे जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग है उसने बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया. लेकिन एक चीज़ हुई जिसका अभी शाहीन आफरीदी जो है वो उस पर अपने गम का इजहार कर रहे हैं ओपनली. वो ये है कि सोशल मीडिया पे उनकी शादी की तस्वीरें जो सर्कुलेट हुई, हम ये देखते हैं कि सबसे पहले तो वो शादी की तस्वीरें उनके अपने जो ससुर हैं शाहिद आफरीदी उन्होंने अपनी बेटी की और अपने दामाद की लगाई. हाउएवर वहाँ से जब वो वायरल हुई हैं तो शाहीन आफरीदी ने लोगों से इस चीज़ का गिला किया. आप हमें ये बताइएगा कि एक तरफ प्लेयर्स हैं उनसे मोहब्बत करते हैं लोग, वो पब्लिक फिगर हैं, ऐसे में अपने इवेंट्स को खुद ही पब्लिक करके और फिर बाद में इस तरह से थोड़ा सा गम का इजहार करना, क्या ये आपको मुनासिब लगता है? आप इस पर कैसे कमेंट करेंगे? अच्छा देखिए, मैं ऑब्वियसली किसी के बिहाफ पे कमेंट तो नहीं कर सकता, बट मैं इतना ज़रूर कहूँगा, जिस तरह हमें ऑब्वियसली मैं 6-7 साल से टीम के साथ हूँ, बट हमें उसके बावजूद भी चाहे वो कोई सुपरस्टार है, पाकिस्तान टीम का कैप्टन है, वाइस कैप्टन है, हमें उनकी प्राइवेसी का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए. अगर तो उनके अपने अकाउंट से कोई वीडियो या कोई तस्वीर पोस्ट हुई है तो उसको आप बेशक रीशेयर कर सकते हैं, अपने कैप्शन के साथ पोस्ट भी कर सकते हैं. बट मैंने यहाँ पे भी एक बात नोट की जिससे मुझे भी थोड़ा सा अफसोस ज़रूर होता है कि रैंडमली अवाम जब आके एक उस मेन स्टेज के ऊपर इतना जमघटा हो जाता है, हर बंदा अपने मोबाइल फोन जेब से निकालता है और उसकी ख्वाहिश होती है कि जी मैं भी पिक्चर ले लूँ, मैं भी पिक्चर ले लूँ, तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली इन द एंड ऑफ द डे प्लेयर्स भी इंसान है, हर बंदे की एक लिमिट भी होती है, बर्दाश्त भी होती है, तो उससे वो हर्ट जरूर होते हैं. अब इसके अलावा आप देखें, अब शान मसूद की भी शादी हुई, बाकी प्लेयर्स की भी शादी हुई, अगर आप किसी चीज़ से ईजी हैं फिर तो आप उसको बड़े आराम से चला सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी चीज़ से ईजी नहीं है, अगर आपने किसी को मना किया है तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा दूसरे की प्राइवेसी का ख्याल भी रखना चाहिए ताकि वो उसकी दिल आज़ारी ना हो, उसका जो अपना एक मेन इवेंट है जो जिंदगी में एक मरतबा ही होना है वो उससे हर्ट ना हो या उसको कोई प्रॉब्लम ना हो. तो क्या पॉलिसी है इस हवाले से? सर देखें, बिल्कुल ऐसा ही है. उन्होंने भी हमें भी यही कहा था कि कोशिश ऐसी ही हो कि रैंडमली कोई चीज़ इस तरह की पोस्ट ना हो जाए जिससे वो हर्ट हो या फैमिली हर्ट हो. कोशिश ये करनी है कि उनकी अपनी जो सोलो पिक्चर्स हैं जस्ट वही पोस्ट हों और वो भी प्रॉपर अप्रूवल के साथ. ऐसा नहीं है कि भाई खाना खाते हुए तस्वीर लग रही है या कोई ऑकवर्ड पोज के साथ तस्वीर लग रही है. तो इस तरह की चीज़ों का हमने बड़ा ख्याल रखा है और इंशाल्लाह आपने कल भी देखा होगा जो हमने 4-5 बारात की पिक्चर्स रिलीज की हैं वो बड़ा लोगों ने उसको सराहा, पसंद किया. उसके बाद मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वो पिक्चर जो हैं लोग उनको अपलोड भी करते रहे. अच्छा ज़ुफ़र, हमें बताइए, एक और बड़ी एक्साइटिंग वेंचर है जिसके अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एंटर किया और सोशल मीडिया पे इस्लामाबाद यूनाइटेड की हमेशा जो कैंपेन रहती है और जो अपने फैंस के लिए एक्टिविटीज़ रहती हैं वो बहुत भरपूर तरीके से उसके अंदर लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड इज़ ऑलवेज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट व्हेन इट कम्स टू द सोशल मीडिया एक्टिविटी. तो मेटावर्स का एक सिलसिला शुरू किया है जिसके अंदर फैंस इंटरेक्ट कर सकते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर्स के साथ, उनके एवटार्स के साथ, और स्टेडियम का एक इन्वायरमेंट है. तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और जिन लोगों को नहीं पता इसके हवाले से तो आप क्या इसके ऊपर हाईलाइट करना चाहिए? अच्छा केवान, इस तरह मैं सबसे पहला कमेंट ये करूंगा कि अभी इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में हम अली नकवी जो हमारे ओनर हैं उनका एक इंटरव्यू आपके साथ अरेंज कराएंगे, क्योंकि ये उनका प्रोजेक्ट है, ये सारी इसके पीछे थीम और बैकग्राउंड सोच सारी उनकी है, वो इसको अच्छे से एलैबोरेट भी कर लेंगे. मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये इससे पहले 2 स्पोर्ट्स में यूज हुआ है, एक ऑस्ट्रेलियन ओपन में और एक ला लीगा में. वहां पे ला लीगा का एक अपना फुटबॉल स्टेडियम है, इसी तरह ऑस्ट्रेलियन ओपन में टेनिस का उन्होंने एक पूरा कोर्ट बनाया हुआ है, वहां पे आप जा सकते हैं. और इवन आने वाले दिनों में इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल ये है कि जैसे आप 1990s में जब भी किसी को आप इंटरनेट के बारे में बताते थे तो लोग बड़ा हैरान होते थे कि व्हाट इज दिस इंटरनेट. तो ये भी उसी तरह की एक फील है, डिफरेंट दुनिया है. आप उसी लिंक पे हमारे जाएंगे डिजिटल पे, उसको आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे, उसके अंदर आपको इस्लामाबाद यूनाइटेड की किट भी मिलेगी, प्लेयर्स की भी चीजें मिलेंगी. वहाँ पे PSL को कॉन्सेप्ट भी वर्चुअल करें. एक बड़ी यूनिक सी चीज है, बड़ी आगे 5 साल देखेंगे कि इंटरनेट ने और बात ने ग्रो किया. ये मेटावर्स है, ये भी उस तरह से ग्रो करेगा. महफूज खान, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए वंस अगेन फॉर K2 टेलीविजन. इंशाल्लाह मुलाकात भी होगी और आने वाले मैचेस में बेस्ट ऑफ लक टू इस्लामाबाद यूनाइटेड एज वेल. रीजनल मीडिया पार्टनर जी K2 टेलीविजन इस्लामाबाद यूनाइटेड का. तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की सारी एक्टिविटीज़ हैं ऑन एंड ऑफ द ग्राउंड, ऑब्वियसली हम उसको कवर भी करेंगे, आपके सामने K2 टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर भी लाएंगे. कोशिश करेंगे कुछ प्लेयर्स के भी हम इंटरव्यूज़ लें एंड जो मैनेजमेंट की तरफ से काविशें हैं उसको भी हाईलाइट करें. एंड सीम्स ऑल वेरी एक्साइटिंग. हमें इस चीज़ का एज इसलिए भी हासिल है, इससे पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी कि 11 मैचेस तो सिर्फ रावलपिंडी में हो रहे हैं, तो वहाँ से हम प्लेयर पकड़ के ले आएंगे, कोई मसला नहीं है.
रावलपिंडी का मैंने एक दफ़ा पहले भी प्रोग्राम में जिक्र किया था, बहुत ज़्यादा चल के जाना पड़ता है आवाम को स्टेडियम। हाँ ये बात है, स्पेशली पार्किंग इतनी दूर उन्होंने रखी हुई है, जो बेसमेंट की पार्किंग है लोग वहाँ जाते हैं, इस बात का गिला करते हैं कि बेसमेंट की पार्किंग की एक्सेस नहीं है। तो मेरे ख्याल से हम अपने प्लेटफॉर्म से उनसे जो इंतज़ामिया है उनसे यही दरख्वास्त कर सकते हैं कि प्लीज़ मेक इट ईजी फॉर आवर पीपल। एग्जैक्टली, एंड मेरे ख्याल से काफ़ी एडवांसमेंट्स की ज़रूरत है रावलपिंडी स्टेडियम को, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। काफ़ी अरसे से छेड़ा ही नहीं है चीज़ों को, खुदा का वास्ते शादी की कुर्सियाँ अगर ना रखी जाए स्टेडियम के अंदर लाल वाली वो भी शामियाने अगर ना नजर आए तो ग्लोबल लेवल पे हमारी जो प्रोडक्शन है वो अच्छी लगेगी। क्रिकेट मैच हो रहा है, खुदा का वास्ता। लेकिन मसला ये है ना कि वो कुछ लोग हैं जो अपनी वीआईपी एक्सेस जो है वो सामने ले आते हैं, उसकी रिक्वेस्ट ले आते हैं, तो फिर उनको लगाने पड़ते हैं एक्स्ट्रा शामियाने, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ अभी ताज़ा कल, आपको पता है क्या हुआ? अब आप पहुंच गए, मुझे पता है आपने इस तरह से वो यस कहा है। आया भी ऐसी जगह पे जहां मतलब कि बंदे को एटलीस्ट आप तो ऐसा ना करें। एग्जैक्टली, एक ऐसे डिपार्टमेंट से आया जिनसे ठीक है मोहब्बत हर एक की है क्रिकेट के साथ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि फिर आप अपने जो इदारे को जो है वो इस मोहब्बत में शामिल कर लें। जुडिशरी की तरफ से कल एक कोई सीनियर जज थे, उनकी तरफ से एक लेटर इशू किया गया ऑफिशियल फॉर्मेट में, जिसका कि पीएसएल से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन उसमें एक रिक्वेस्ट ये डाली गई कि हम और हमारी फैमिलीज़ जो हैं वो पीएसएल के मैचेस एंजॉय करना चाह रहे हैं एक्सक्लूसिवली जो रावलपिंडी में हो रहे हैं। सो उसके लिए हमें वीआईपी पासेस की एक्सेस, वीवीआईपी 30 वीवीआईपी, वो कम भी नहीं, वीवीआईपी 30 पासेस करते हैं और हमारा राइट। और फिर उसमें उन्होंने जो उनसे लाउंजेस मांगे हैं वो भी वीवीआईपी हैं, और एक्सेस टूवर्ड्स द ग्राउंड और उन लाउंजेस तक वो भी वीवीआईपी। फिर उसके बाद उसमें जो और भी एमिनिटीज़ शामिल हैं वो आपको मालूम है। अब वो ये हुआ कि वो जो वर्का था ना वो हमारे कुछ जर्नलिस्ट के हाथ लग गया। सबसे पहले तो गरीदा फारूकी साहिबा ने उसके ऊपर, मैं उनको बहुत ज़्यादा इस मामले में दाद दूंगी कि उन्होंने इस चीज़ को, इस मामले को उठाया, क्योंकि नॉर्मली हमारे कुछ जर्नलिस्ट हैं उन पर तरफदारी के बहुत इल्ज़ामात लगते हैं, लेकिन जहाँ पर सच्चाई की बात आती है हम देखते हैं कि फिर हमारे कुछ जर्नलिस्ट हैं जो हक अदा करते हैं। तो उन्होंने ये मामला उठाया और वो फ़ौरन से रीट्वीट हुआ, और वो होते होते द पावर ऑफ सोशल मीडिया जिसे हम कहते हैं, इस हद तक वो स्ट्रेंथ उसने पकड़ा उस मामले ने कि आखिर उनको वो अपना जो भी रिक्वेस्ट थी उस गुजारिश को कैंसिल करना पड़ी और लिटरली अनाउंसमेंट देनी पड़ी कि वी आर नॉट रिक्वेस्टिंग फॉर समथिंग। बिल्कुल, मतलब वो अपने लिए करते तो फिर भी जस्टिफाइड था। नजम सेठी साहब ने रेयर मोमेंट्स जहां सोशल मीडिया का बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से अच्छा इस्तेमाल हुआ। नजम सेठी साहब ने, अगर आपको याद होगा कि स्टार्ट में जैसे हमारी पीएसएल की डेट्स अनाउंस हुई थी तो उन्होंने पहली चीज़ ये बोली थी कि खुदा का वास्ता हमसे कोई फ्री पासेस ना मांगे, और ये उन्होंने अवाम से रिक्वेस्ट की थी। उनको शायद पता नहीं था कि इतने बड़े बड़े ओहदों से जो है वो वीवीआईपी की जो है वो रिक्वेस्ट आना शुरू हो जाएगी। लेकिन जो लोग ये कह भी रहे हैं नौशीन के हमसे ना मांगे वीवीआईपी, वो काफ़ी लोगों को ऑब्लाइज कर रहे होंगे अपने मोहल्ले के शायद उनके लिए सीटें खाली रखवानी होगी, इसलिए आम लोगों के लिए बंद कर दिया उन्होंने। कि एक जेन्युइनली पाकिस्तानी बंदा जिसके पास अगर एक्सेस है किसी जगह तो वो दे पूरे कब्र को साथ ना लेके एग्जैक्टली आपके ऊपर फर्ज होता है कि भाई आप घर वालों को याद रखें, मोहल्ले वालों को याद रखें और पूरी टीम अंदर लेके जाए आप, क्योंकि ये दिस इज द वे टू ट्रीट देयर फैमिली। तो नाजायज ओबलाइजिंग बहुत ज़्यादा होनी है, लेकिन ये जो नज़रों में आ गई मेरे ख्याल से इससे थोड़ा सा वो फिक्रमंद होंगे जरूर। दे विल प्ले सेफ, हो सकता है 10 बंदे खाली अंदर करते हैं, वरना कैमरे की आंख स्टेडियम के अंदर हर चीज पकड़ी रहती है। तो अगर वीआईपी बॉक्स के अंदर एक नाजायज शख्सियत हमें नजर आए तो हम उस पे बिल्कुल रौला मचाएंगे जब तक हमें नहीं एक्सेस मिलती। बिल्कुल हम तभी खामोश रहेंगे जब तक कहते हैं ना नेक हुआ जिसको मौका नहीं मिला। अच्छा, अभी हमने एक ब्रेक पे जाना है। बिल्कुल, ब्रेक से वापस आने के बाद कुछ और मौजूद हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लम्हा खबरिया के ऊपर हमारे साथ रहिए। मंदूब जिसे कह सकते हैं पाकिस्तान के अमेरिका में मुकीम हैं, उनका नाम है कुमेल नांजानी। हॉलीवुड के बहुत मशहूर एक्टर हैं, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा वहाँ पर उन्होंने काम किया है। पाकिस्तानी कल्चर के हवाले से उनकी पहली जो फिल्म थी द बिग सिक, उसने ऑस्कर भी जीता था। उसमें उन्होंने पाकिस्तानी कल्चर के हवाले से बात की, वहाँ पर जो पाकिस्तानी फैमिलीज़ बसती हैं उनके हवाले से ख़ुद उनकी अपनी ही स्टोरी थी। आजकल वो कुछ काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हैं, सोशल वेलफेयर के कामों में, और वो भी अगेन उनका जो फोकस है पाकिस्तान पे है। फ्लड रिलीफ कैंपेन में उन्होंने एक बड़ी मुनफरिद चीज़ जो है वो की है, और ये कि उन्होंने अपनी जूम कॉल जो है उसको ऑक्शन किया है। उन्होंने ये सोचा कि ऐसे ही मुफ्त में एंट्री दिलवाने के बजाय उसकी कॉस्ट रखी जाए। उस हवाले से उन्होंने एक ट्वीट की, लोगों को इंकरेज किया कि वो जूम कॉल का हिस्सा बने, लेकिन जूम कॉल का हिस्सा बनने के लिए एक कॉस्ट थी और वही कॉस्ट वाज गोइंग टू द फंड। बिल्कुल, एंड आई थिंक दैट वाज अ वेरी क्रिएटिव आइडिया और सक्सेसफुल रहा ये मॉडल उनके लिए, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग वहाँ यूएस में भी है, फिर पाकिस्तान से भी है। आई थिंक जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको इसी तरीके से कैश इन करना चाहिए अपनी पॉपुलैरिटी को, एक अच्छे कॉज के लिए यूज़ करना अपनी पॉपुलैरिटी, एक ट्रैफिक जो जमा होती है उनकी आवाज़ सुनने के लिए, उनसे इंटरेक्ट करने के लिए, उसको इस तरीके से उन्होंने यूज़ किया। इस तरीके से बहुत से लोगों को पता चला कि अभी तक फ्लड की सिचुएशन पाकिस्तान में जो है वो ख़तरनाक ही है, काम
की ज़रूरत जानी है। के हवाले से कि ज़्यादा पाकिस्तानी नहीं जानते, क्योंकि अक्सर होता है ना कि घर की मुर्गी दाल बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि वो आपने ऑस्कर जैसे विनर Big Sick है। का मेंशन किया, उसके अलावा एक एक्शन हीरो मूवी भी इटर्नल्स के नाम से आई थी, अच्छा जिसमें एंजेलिना जोली भी थी। अच्छा। तो उस मूवी में भी कुमैल नंजियानी है बाय द वे। तो अगर आपको लगता है कि वैसी हॉलीवुड की DC ग्रेड वाले सीन नहीं हैं, नहीं, अभी ऐसा तो नहीं है। मार्वल का भी एक बहुत बड़ा He is known to be a good stand-up comedian as well। बिल्कुल उसके बिल्कुल। अलावा एक्शन हीरो मूवीज में भी आ चुके हैं, बहुत बड़े बड़े नुमाया जो हॉलीवुड के स्टार्स हैं उनके साथ काम कर चुके हैं। अभी रिसेंटली उनकी एक सीरीज चल रही है चिप एंड डेल, Yes। और मार्वल की भी एक मूवी है, सॉरी मैं नाम भूल गई, ऑल्दो आई The Eternals Marvel की दी है। इटर्नल्स, हाँ उसमें उनका मेन कैरेक्टर है, लीड कैरेक्टर है। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देखिए, और आपको मालूम होगा कि वो उनका अच्छा ताल्लुक उनका है कराची से, बहुत अच्छी उर्दू भी बोलते हैं और अंग्रेज़ी भी स्टाइल में बोलते हैं कि पता चल जाता है कि पाकिस्तान से हैं। मतलब हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता। आई वुड नो, अभी लिंग्विस्टिक्स के हवाले से आपका ज़्यादा अबूर है। पाकिस्तानी एक्सेंट होता है अंग्रेजी का वैसे? बिल्कुल होता है, और मज़े की बात है कि पाकिस्तानी एक्सेंट जो है बैरून ममालिक में अगर आप जाएं तो उसको बहुत पसंद किया अच्छा। जाता है। देयर इज़ अ ह्यूज But it's nothing डिफरेंस। similar to the Indian accent। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। उसकी वजह ये है कि अगर आप इंडियंस को जब सुनते हैं और पाकिस्तानीज़ को साथ साथ सुने तो आपको साफ फ़र्क वाज़ेह हो जाएगा, क्योंकि उनकी हिंदी का एक लहजा है और वो लहजा उनके अच्छा, उनकी अक्सर अंग्रेज़ी ना में दिखता है। पैरोडीज में और मजाक में इनहांस करके जब दिखाया जाता है तो अंदाजा हो जाता है अच्छा बिल्कुल। he's trying to copy an Indian accent। बिल्कुल। तो पाकिस्तानी पाकिस्तानी एक्सेंट एक्सेंट बड़ा स्मूथ है, बड़ा उसमें ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है। इट्स वेरी मच क्लोज टू, यू कैन से छोटी बहन है ब्रिटिश एक्सेंट की, लेकिन उसमें आर और टीज जो है बहुत ज़्यादा वाज़े हैं। इतनी बात ने तारीफ कर दी। छोटी बहन है ब्रिटिश एक्सेंट की, जी हाँ। क्योंकि हमारे वो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है ना। अब एक छोटी मिसाल से समझाती हूँ कि द वर्ड इज़ रियली, हम कहते हैं रियली, ठीक है, हम पाकिस्तानी एक्सेंट में बोलते हैं रियली ऐसा ही हुआ। इंडियन बोलते हैं रियली। अब ए पे उनका थोड़ा सा, नेक्स्ट टाइम इफ यू हियर एन इंडियन सेइंग रियली तो आपको पता चल जाएगा कि ये इंडियन एक्सेंट है। तो देयर आर क्वाइट अ फ्यू वर्ड्स जिनसे आपको पता चल जाता है कि देयर इज़ अ डिफरेंस। बट या कमिंग बैक टू आवर एंटरटेनमेंट की न्यूज़, उसमें अगली जो न्यूज़ है वो ज़्यादा कुछ एंटरटेनिंग नहीं है, बहुत ट्रेजिडी वाली न्यूज़ है। बहुत बड़ा हमारा असासा थे इस मुल्क का, इस मुल्क की लिटरेचर का और ड्रामा इंडस्ट्री का, अमजद इस्लाम अमजद साहब, उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। बहुत ज़्यादा खिदमात है उनकी लिटरेचर के हवाले से और पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से। एक बहुत बेहतरीन किस्म की जो एवोल्यूशन थी ना, वो उनके ज़माने से स्टार्ट हुई थी। और उम्मीद यही है कि जितना उनकी ज़िंदगी के अंदर उनको सेलिब्रेट किया गया, उनको कहीं ज़्यादा अब उनके वफात के बाद, उनके जाने के बाद भी हम सेलिब्रेट करें। एंड डेफिनेटली अ लेजेंड, इवन व्हेन ही वाज अलाइव ही वाज अ लिविंग लेजेंड। लेकिन अब जाने के बाद भी उनके काम के जरिए बिल्कुल हमें सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। लेकिन इस हवाले से मेरे ख्याल से हमारे पास एक पैकेज है, बिल्कुल हम उस पैकेज में चलते हैं। थोड़ी बहुत जो उनकी खिदमात रही है इस फील्ड के अंदर, उस हवाले से आपको आगाह करते हैं। अमजद इस्लाम अमजद साहब के हवाले से एक पैकेज है, वो देखते हैं। जिंदगी के मेले में, ख्वाहिशों के रेले में, तुमसे क्या कहें जाना इस कदर जमेले में। उर्दू अदब से वाबस्ता हजारों दिलों को अपने अल्फाज से जिला बख्शने वाले पाकिस्तान के मायानाज अदीब, मुसन्निफ और शायर अमजद इस्लाम अमजद अपने फन की हजारों ना बुझने वाली शमें रोशन करके दारे फानी से कूच कर गए। ड्रामा नवीस अमजद इस्लाम अमजद ने जिंदगी की 78 बहारें देखी। वो 1944 में लाहौर में पैदा हुए और लाहौर से ही अपनी बुनियादी तालीम हासिल की। सानवी तालीम के हसूल के दौरान ही शायरी शुरू कर दी और पहला शेर लिखा। मिलते हैं बेकसों को सहारे शराब में, खिलते हैं आरजू के सितारे शराब में। अमजद इस्लाम अमजद को क्रिकेट से भी निहायत शगफ था। अपनी दरसगाह इस्लामिया कॉलेज की क्रिकेट टीम में मुंतखब हुए, जिसने गवर्नमेंट कॉलेज की टीम को शिकस्त से हमकनार किया। इस जमाने में कौमी टीम के 11 खिलाड़ियों में से 6-7 का ताल्लुक गवर्नमेंट कॉलेज से हुआ करता था। क्रिकेट का सफर आगे बढ़ा तो इस्लामिया कॉलेज 12 साल बाद चैंपियन बने, ताहम इन्हें कौमी टीम में सिफारिशी कल्चर की वजह से जगह न मिल सकी। यही वजह थी कि दिल बर्दाश्ता होकर अपना बल्ला तोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने शायरी ही को अपना ज़ौक़ व शौक़ बना लिया और उर्दू पढ़ने और पढ़ाने को अपना ज़रिया माश बना लिया। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। मैं तो गुम था तेरे ही ध्यान में, तेरी आस तेरे गुमान में। मैं तो गुम था तेरे ही ध्यान में, तेरी आस तेरे गुमान में। वाह सबा कह गई मेरे कान में, मेरे साथ आ उसे भूल जा। क्या बात। अमजद इस्लाम अमजद ने 1980 और 1990 की दिहाई में पाकिस्तानी टेलीविजन के लिए मुतअद्दिद ऐसे ड्रामे तहरीर किए जिन्होंने मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम किए, जिनमें वारिस, दहलीज, समंदर, दिन,
फिशार और इन जैसे कई ड्रामा सीरियल शामिल हैं। अमजद इस्लाम अमजद की अदबी खिदमात का एतराफ़ करते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें सन 1987 में सदारती तमग़ा हुस्न कारकर्दगी और 1998 में सितारे इम्तियाज़ से नवाजा था। ये था एक ट्रिब्यूट K2 की तरफ से जनाब अमजद इस्लाम अमजद मरहूम को। आगे चलते हैं। ये हफ़्ता बड़ा वैसे एंटरटेनमेंट के हवाले से, ना सिर्फ सियासी गहमा गहमी के हवाले से बट एंटरटेनमेंट के हवाले से भी बड़ा पुरजोश रहा है। कुछ बैरूनी परफॉर्मर्स आए हुए हैं यहाँ पे। बैरूनी से मुराद नहीं, बैरून मुल्क से यानी एलियंस नहीं वो दिन भी दूर नहीं है। एग्जैक्टली। इलॉन मस्क जो है वो फुल ऑन काम कर रहे हैं इस पे भी। हो सकता है कि हमारे ही शो में वो बैरूनी मखलूक बैठी हो किसी न किसी ज़माने में, खलाई मखलूक। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो है एक स्विस बैंड की, और ये है जैज़ बैंड। स्विट्ज़रलैंड से ये लोग तशरीफ़ लाए हैं और इन्होंने पाकिस्तानी जो लोकल म्यूजिशंस हैं उनके साथ यहाँ पर परफॉर्म किया है। लोकल यहाँ पर इस्लामाबाद में भी, फिर लाहौर गए, एक दो और शहरों में भी उन्होंने जाना है। 13 तारीख तक यहीं पर पाकिस्तान में वो मौजूद हैं। So there was a fusion between all एग्जैक्टली, और बड़ी खूबसूरत फ्यूजन थी क्योंकि जो सिंगर्स हैं, सॉरी जो म्यूजिशंस हैं वो सिंगर्स भी हैं और उनका जो रुझान है ना वो इंडिजिनस म्यूजिशंस की तरफ बहुत ज़्यादा है। तो उनको तबला नवाज़ों के साथ, हारमोनियम प्लेयर्स के साथ, इनके साथ मिलके जो है वो बजाने का काफ़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे ख्याल से इसके अंदर है कि जो अक्सर हमारे फोक सिंगर्स हैं और फोक म्यूजिशियंस हैं उनके साथ जो फ्यूजन क्रिएट हुई है वो बड़ी एक ऑथेंटिक किस्म की एक नई चीज़ निकली। ऐसा ही है। और पाकिस्तानी म्यूज़िक को ये लोग एक सेकंड में इसलिए दे फॉल इन लव विद इट क्योंकि इनको ये इनका ये मानना है कि बहुत ऑर्गेनिक है, बहुत ज़्यादा असली म्यूज़िक है और अभी तक ये इंस्ट्रूमेंट्स पाकिस्तान में हमारे मेन स्ट्रीम गानों में भी यूज़ होते हैं। बाकी सब जगह AI ने जो है ना वो ले ली है। इस तरह की रेयर मुनफरिद चीज़ों में से जो ओरिजिनल पाकिस्तानी है, बिल्कुल, वरना मिलावट अक्सर चीज़ों में मिलावट, वो ऑटो ट्यून, बहुत सारा कुछ चल रहा है लेकिन वो फिर ज़्यादा देर वो उनके पाँव नहीं जम सकते। पाकिस्तानी म्यूजिक एंड द कल्चर एसोसिएटेड विद म्यूजिक दैट्स स्टिल वेरी ओरिजिनल एंड ग्लोबल लेवल पे बड़ी इसको पजीराई मिलती है। बिल्कुल। सो एक थे उनमें इटालियन, लॉरिस नाम है उनका, और एक स्विस थे जो जिनका नाम मार्कस है। और मज़े की बात है कि इन दोनों की जो बेगमात है वही इनको मैनेज करती हैं, उनकी मैनेजर हैं और वो मेरी उनसे मुलाकात ही मैनेज करती मैं बस उन्होंने कहा कि हम क्या करें, अब और कुछ मिल नहीं रहा तो बस हमारा काम भी तुम लोग मैनेज करती है और मर्द हजरात बर्दाश्त करते हैं। बिल्कुल। अच्छा खैर इस पे फिर कभी दोबारा बात कर लेंगे। इस बर्दाश्त का जो मादा है ना वो औरतों में अल्लाह ताला ने ज़्यादा रखा है, इसीलिए वो मैनेजर बन जाती हैं। बहुत अच्छे तरीके से वो सारा काम जो है वो निभा रही हैं और उनका भी म्यूज़िक के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। हम चलकर अभी एक हमने पैकेज बनाया है जिस पे मैं खुद भी थी, हमारे K2 की टीम वहाँ गई, हमने उस इवेंट को भी कवर किया, लॉरिस और मार्कस और बाकी जो लोग थे वहाँ पर उनसे बात की। तो चलिए चल के देखते हैं कि इस हफ्ते इस्लामाबाद में एंटरटेनमेंट के हवाले से क्या कुछ हुआ। लोक विरसा इस्लामाबाद में पाकिस्तान और स्विट्जरलैंड के बामी इश्तराक से इंटरनेशनल म्यूजिकल इवनिंग शो का इनेकाद किया गया। म्यूजिकल शो का मकसद दुनिया को ये पैगाम देना था कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान में आर्ट का बेताशा टैलेंट मौजूद है। स्विस म्यूजिशियन लोरेंस पेरोजो का कहना था कि पाकिस्तान आकर बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। पाकिस्तानी फोक म्यूजिक और सिंगर्स में फ़न का जादू है। दोनों मुल्कों में दोस्ती और आर्ट का ताउन आइंदा भी जारी रहेगा। For me it's a great and big honor to be here in your country. I'm totally impressed in a positive side, good vibration, super food, gently people, everything is fine. उम्दा काविश की गई है, इसकी हमें बहुत ज़रूरत है। डिफरेंट कल्चर्स को यहाँ लेके आना और अपने कल्चर से इंट्रोड्यूस कराने की बहुत ज़रूरत है। और जो ये लोग जो स्विस एम्बेसी के लोग हैं या जो ये स्विट्ज़रलैंड से हमारे आर्टिस्ट आए हैं, इनका यहाँ पे आके हमारे आर्टिस्ट के साथ घुलने मिलने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि हमारे आर्टिस्ट इस टाइम उनको एक एक्सपोजर की ज़रूरत है, उनको ग्रोथ की ज़रूरत है, उनको डेवलपमेंट की ज़रूरत है। और वो जब तक हम यहीं पे आपस में ही मिलते रहेंगे, वही शक्लें देखते रहेंगे, तब तक आई डोंट थिंक कि हमें एक्सपोजर उस तरह से मिल सकता है, कल्चरल एक्सपोजर। इस तरह के इवेंट जो इस्लामाबाद में या पूरे पाकिस्तान में बहुत कम हो रहे हैं। तो एक तो फैमिली के लिए तफरीह का कोई ऐसा मौका नहीं है, तो जो इस तरह के फंक्शन होते हैं इसमें मेरा ख्याल बल्कि इसको ज़्यादा अरेंज करना चाहिए। आर्ट काउंसिल के प्लेटफार्म पर या लोक विरसा हो गया या PNCA हो गया, तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी तफरीह है फैमिली के लिए। डोर और तबले की थाप, गिटार का रिदम, सैक्सोफोन की धुनों ने हाजरीन को महजूद किए रखा। पाकिस्तानी फोक सिंगर जी वेलकम बैक। आपने इवेंट देखा, इसकी हाइलाइट्स देखी, बहुत रंगारंग इवेंट लग रहा है।
great music, great vibes, and जैसे कि खुद जो स्विस आर्टिस्ट उन्होंने बोला, I think he was the Italian artist. This one is the Italian. He was the Loris, Italian artist. Great vibrations, and that was an adjective which really attracted me as well. It did seem like there were great vibrations over there. एंड जिसको हम कहते हैं ना कि वाइब बड़ी अच्छी थी, वाइब बहुत पॉजिटिव लग रही थी, एंड वो पॉजिटिव वाइब्स नज़र आ रही थी उस पूरे इवेंट के अंदर, एंड हाउ एवरीबडी वाज गेटिंग अलोंग बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ म्यूजिक, यस, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. बिल्कुल. अब जो आर्टिस्ट वहाँ आए हुए थे, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वाज आल्सो देयर, तो चूंकि वो लोकल इंडिजिनस म्यूजिशियंस हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनकी वो कम्युनिकेशन स्किल्स उस तरह से नहीं है, लेकिन वो आपस में जब इन्होंने फ्यूजन किया ना, तो वो एक दूसरे को इशारों से यूँ समझा रहे थे, इधर से बीट बजती थी, उधर से एक स्ट्रिंग गिटार का, और बस उनकी वही बात है कि वाइबिंग टुगेदर वाला सीन, और उन्होंने इस तरह से इस लैंग्वेज में बात की. और मेरे ख्याल से इस तरह के और भी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम PSL के बारे में बात कर रहे थे, एंटरटेनमेंट के बारे में भी वही हम बात करेंगे कि ये चीज़ें होती रहनी चाहिए, ताकि एक तो ये कि थोड़ी सी माशी सरगर्मियाँ जो है हमारी इस तरह से थोड़ी स्ट्रॉन्ग होंगी, सॉरी माशी हालत स्ट्रॉन्ग होगी इस तरह की सरगर्मियों से, और दूसरा ये कि लोग भी जो सुबह शाम सियासत और सॉरी टू से थोड़ी सी मायूसियत का शिकार हैं इन हालात में, उससे निकल कर बाहर आएंगे और उनको पता चलेगा कि हाँ नहीं, अभी भी उम्मीद सहर बाकी है. वरना हमें लम्हा खबरिया का नाम लम्हा फिक्रिया असल में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अक्सर औक़ात जब हम खबरें लेके आते हैं और उन पर डिस्कशन करते हैं तो मोस्टली खबरें ज़रा मायूसकुन होती हैं, और हमें मजबूर होकर करना पड़ता है, बिकॉज़ दोज़ आर इंपॉर्टेंट इश्यूज दैट नीड टू बी डिस्कस्ड. देखिए हमारी कोशिश होती है कि हम एंड हमेशा पॉजिटिव नोट पे करें, और अच्छा खुशी खुशी आप लोग टीवी की आगे से उठ रहे हैं तो उठें. हम चाहते यही है कि एट द एंड ऑफ द डे इवेंचुअली अच्छी खबरें आएँ, इस तरह की खबरें ज़्यादा आएँ, और लम्हा खबरिया के अंदर हम उस टेंशन में ना जाएं जो अक्सर न्यूज़ चैनल्स के करंट अफेयर या फिर खबरों के ज़रिए आवाम को वो टेंशन वैसे ही मिल रही होती है. तो ऑन दैट नोट हम आज भी आपसे इजाज़त लेंगे अगले हफ्ते तक के लिए. अपना रखें बहुत सारा ख्याल. अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद.